मित्रों, जैसा कि हम पवनों के संदर्भ में समझ रहे थे कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो उसके अंतर्गत जो भी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं या मानसून को प्रभावित करने कारक हैं, उनको विषय में मैंने समझा था। राइट। साथ ही साथ बताया था कि तापमान है, पृथ्वी का घूर्णन गति है या उसकी परिक्रमण गति है, साथ ही साथ दबाव है यानी कि प्रेशर है, वायु दाब है। इनकी वजह से हमारे यहाँ पर या हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन एक्चुअली में जो सिचुएशन बनती है, वो बनने का कारण जो है ना, वो पृथ्वी का परिक्रमण है। राइट। और आप जानते हो कि दिन में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रतिदिन दिन में परिवर्तन जो भी कंडीशन बनती है, वो सब पृथ्वी की घूर्णन गति पर डिपेंड करती है। परिक्रमण गति जो डिसाइड करती है, वो जलवायु को डिसाइड करती है कि एक लंबे समय में जो परिवर्तन होता है या एक्सचेंज जो देखने को मिलता है, वो आप देखोगे तो वो एक साल में नहीं होता है, वो लंबे समय में होता है, लंबे समय में होता है। राइट। तो वो जलवायु जो है ना, वो परिक्रमण अर्थात जो पृथ्वी जो परिक्रमण कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसकी दिशा के अनुसार ही आप जानते हो जलवायु के जो कारक हैं वो डिसाइड होते हैं। और जलवायु आप जानते हो कि एक ऐसा एक एक अवगुण होता है जो कहीं ना कहीं देखा जाए लंबे समय में एक परिवर्तनशील, साथ ही साथ वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनको भी वो क्या करता है, निरसन करता है या उसको वृद्धि करता है और वो बदलाव करने में सक्षम होता है। आज का जो लेक्चर रहेगा उससे जुड़ा हुआ लेक्चर है, जलवायु परिवर्तन का ही है, लेकिन उसमें आज हम जो पढ़ेंगे वायु दाब की पेटियां पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वायु दाब क्या होता है, वायु दाब ऊंचाई के साथ साथ क्यों घटता है, उसके पीछे क्या बेसिक रीजन थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि वायु दाब किन स्थितियों में भी बढ़ता है, ऊंचाई के आधार पर वो क्यों घटता है और कितना घटता है, इसके विषय में हमने डिटेल से समझा था। तो आपको पता होना चाहिए कि वायु दाब जो होता है, अगर जहाँ पे पवनें नहीं होती हैं तो वहाँ वायु दाब की कोई स्थिति नहीं देखने को मिलती है। इसका बेसिक रीजन ये है कि वायु दाब जो है ना, उसका भी ये कहीं ना कहीं जो संबंध आपको देखने को मिलेगा वो पवनों के आधार पर देखने को मिलता है। क्योंकि जब ऊपर जाते हो तो ऊपर जाने पर अगर जो वायु दाब है, वायु का जो दाब है या प्रेशर है उसका, अगर वायु नहीं रहेगी तो वायु का दाब है उसमें भी विरलता देखने को मिलेगी, तो वायु दाब में भी कमी होगी। जैसे जैसे आप देखोगे वायु जब गर्म होती है तो गर्म पर ऊपर उठती है तो वो क्या है, आर्द्रता धारण करती है, और आर्द्रता जब वो धारण करती है तो निश्चित रूप से वो गतिज ऊर्जा करती है, और गतिज ऊर्जा जब करेगी तो उसमें क्या है कि जो H2O जलवाष्प के अणु हैं वो धारण करेंगे तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी। और जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा आप देखोगे तो गतिज ऊर्जा तो वृद्धि कर ही रही है, तभी तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता में धारण कर रही है। राइट। तो फिर क्या है कि जैसे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो फिर क्या होती है कि जो वायु दाब है वो कम हो जाएगी, यानी कि दाब ऊर्जा है उसमें कमी आएगी। कमी होने का बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि वो ऊपर जाने पर वो अपनी ऊर्जा को यूज करती है। वो क्या करती है, अपनी ऊर्जा को यूज करती है, इसलिए उस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है, किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। इस वजह से वो अपनी ऊर्जा का यूज करती है, तो वह क्या करती है, गतिज ऊर्जा करती है। राइट। क्योंकि दूर दूर अणु होना चाहते हैं, तो फिर उसके अंदर जो अणुओं हैं तो उसमें जलवाष्प की क्या हो जाएगी, धारणता हो जाएगी। तो जलवाष्प जैसे धारण करेंगे तो वायु का जो दाब है वो कम हो जाएगा। राइट। तो आप एक चीज यहाँ पे क्लियर कट आपको हो गया था कि वायु दाब जो कम ज्यादा हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है वायु की वहां पर किस प्रकार का घनत्व है। राइट। अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे वायु जो है उसमें वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो वायु जैसे जैसे वृद्धि होगी, तो वायु में जैसे ही वृद्धि होगी तो वायु जो नीचे की है, नीचे की वायु है, तो ओबियसली आप देखो वायु के अणु पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो वहां पर जो वायु रहेगी, वहां पे वायु रहेगी, एक भारी रहेगी लेकिन वो थोड़ी गर्म भी रहेगी। राइट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडी रहेगी, ठंडी रहती है, ठंडी रहती है, लेकिन आप देखोगे कि वो भारी की वजह से जब उसमें जब वो पवन की हिसाब से जो चलती है, पवन तो आप जानते ही हो, जब वो चलती है तो वो घर्षण होता है, तो उसमें भी आप जानते हो कि गर्मी महसूस होती है, तो फिर वहाँ पे वायु दाब में फिर वृद्धि होने लगती है। लेकिन आप जानते हो वृद्धि होने का रीजन क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जब पवन नीचे आती है, मतलब पवन जो नीचे होती है तो उसके अणु पास पास होते हैं, तो इस वजह से उसका जो प्रेशर है, प्रेशराइज है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी के आधार पर वायु दाब के आधार पर हम इन पेटियों को समझेंगे।
जो पेटियां हैं उनको हम समझेंगे कि हमारे पृथ्वी पर कितनी पेटियां पाई जाती हैं। उन पेटियों को डिसाइड करने का मुख्य कारक कौन जिम्मेदार होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेटियां होती हैं, वायुदाब की पेटियां हैं, इनको हम कैसे डिसाइड करते हैं या हम पृथ्वी में किन किन स्थितियों पर इनको रखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मुझे वायुदाब की पेटियों को समझना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया था कि वायु दाब क्या होता है, यानी कि वायु पे लगने वाला प्रेशर है और नीचे जैसे नीचे आप आओगे, जैसे नीचे आओगे तो वायु का जो दाब है उसमें वृद्धि होती जाती है और ऊपर जाओगे तो वायु की दाब में कमी आती है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायु जो हल्की होती है, ऊपर जाने पर वायु की जो भी है वो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, राइट। क्योंकि वो गर्म है तो फैलेगी, तो उसमें ओबियसली है उसका दाब है कम आएगा, क्योंकि उसमें सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी, राइट। तो आप एक चीज समझ लो कि सापेक्षिक आर्द्रता एक्चुअली होती क्या है, पहले इसको थोड़ा यहाँ समझ लो। सापेक्षिक आर्द्रता को थोड़ा समझ लो। यहाँ पे हम आर्द्रता नहीं पढ़ेंगे, केवल सापेक्षिक आर्द्रता पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हो कि वायु जब ऊपर जाती है तो उसके अणु जो है वो दूर दूर जाते हैं, राइट। अणु है वो दूर दूर रहते हैं और आप जानते हो कि इनकी ये गर्म होते हैं तो और दूर दूर होना चाहते हैं और दूर दूर होना चाहते हैं, तो अब इनके बीच में छिद्र हो जाते हैं। तो जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प में होता है जो पानी धारण करके ऊपर जाता है, राइट, ऊपर जाता है, तो वो भी एक समय तक ऊपर जाता है। एक समय तक ऊपर जाता है तो फिर क्या करता है कि इसमें जो वायु उसको मिलती है तो वहाँ पर ये क्या है अपने को फिट होने लगता है, राइट। ये क्या करता है, इस प्रकार से फिट होता है और ये जल को क्या कर लेता है, मतलब कि यहाँ पे जो अणु होते हैं वायु के उसको धारण कर लेता है, उसको धारण कर लेता है। तो वायु जो है उसकी जो आर्द्रता है वो सापेक्षिक आर्द्रता रहती है और सापेक्षिक आर्द्रता अगर 100% हो जाती है, देखो 100% अगर सापेक्षिक आर्द्रता हो जाती है तो निश्चित ही आप जानते हो कि ये संघनन क्रिया होने लगती है, राइट। और संघनन क्रिया आप जानते हो कि इस प्रकार की क्रिया होती है जब कोई वायु निरंतर निरंतर संतृप्त होती है, यानी कि जब तक वो संतृप्त होती है जब तक वो पूर्ण रूप से धारण न कर ले। यानी कि कोई वायु है, गर्म है, राइट, ऊपर उठी है लेकिन वो दूर दूर है, तो उसमें आने वाले जो जलवाष्प के अणु हैं वो वायु जब तक धारण करेगी वो तब तक धारण करेगी जब तक वो संतृप्त नहीं हो जाती है। यानी कि कोई चीज़ है, अगर आप खाते जाओ तो एक समय में संतृप्त हो जाते हो, एक तरफ में तृप्त हो जाते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, राइट। तो इसी प्रकार के वायु भी है, तो वायु भी एक समय तक जब तक वो गर्म रहती है तब तक वो खाती रहती है, जल को खाती रहती है, तो एक समय वो क्या हो जाती है, तृप्त हो जाती है, तो उसे बोलते हैं संतृप्त। तो वो संतृप्त क्यों होती है, वो संतृप्त होने का रीजन यही है कि उसके बीच में जो अणु थे वो उसमें जलवाष्प में भर गए तो वो तृप्त हो गई। अब वो क्रिया कौन सी है, संघनन क्रिया है, राइट, संघनन क्रिया है। लेकिन आप जानते हो कि ये जो तृप्त होती है वो सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाती है तो वो वायु संघनन हो जाती है, यानी कि वो संतृप्त हो जाती है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो सापेक्षिक आर्द्रता आप जानते हो कि जैसे जैसे आप जानते हो कि सापेक्षिक आर्द्रता में जैसे वृद्धि होगी, राइट, सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये है कि जो वायु है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, जलवाष्प को धारण कर रही है, जलवाष्प को धारण कर रही है। तो वो एक समय तक धारण करती है तो वो संघनन क्रिया कहलाती है। जब वही वायु में जो भी तृप्त हो गई, राइट, वो तृप्त हो गए या संतृप्त होकर के वो क्या करती है, वो बूंदें बनने लगती हैं, राइट, वो क्या करने लगती है, बूंदें बनने लगती हैं। तो यही बूंदें जो होती हैं वो नीचे बारिश की तरह नीचे आने लगती हैं, राइट, बारिश की तरह नीचे आने लगती हैं। तो यही बूंदें नीचे आती हैं, तो ये बूंदें आती हैं तो इसका एक अपना एंगल होता है या एक डिग्री होती है, ऐसे हम डिग्री बोलते हैं। तो ये आप देखोगे तो एक समय तक इतना तृप्त होती है कि ये उषांक से नीचे आ जाती है, यानी कि उषांक जब गर्म वायु होती है तो उषांक ज़्यादा होता है तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वो धारण करेगी। तो उसका आप देखोगे जब वो वायु उषांक से नीचे आ जाएगी, एक उषांक एक मान होता है 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो अगर उससे वो नीचे आ जाती है तो हम कहते हैं वो तृप्त वायु है। और वो तृप्त वायु क्या होती है, बूंद के रूप में नीचे टप 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 बारिश की तरह होने लगती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, राइट। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी भी वायु है वो सभी संतृप्ति हो जाए, क्योंकि कुछ वायु ऐसी भी होती है जो ज़्यादा हल्की है, वो ऊपर जाएगी। तो ऊपर आप जानते हो कि 0 से 12 किलोमीटर ऊपर आपका क्या पाया जाता है, ट्रोपोपाउज। तो वो वायु जो है ट्रोपोपाउज में चली जाती है क्योंकि वो ज़्यादा हल्की है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी वायु ऊपर गई है सभी संतृप्त हो जाए, सभी बारिश करे, ऐसा नहीं होता है। कुछ वायु है जो ऊपर चली जाती है संवहन के माध्यम से। ऊपर जब संवहन के माध्यम से
ऊपर चली जाती है तो जरूरी नहीं कि वो सभी जितनी भी वायु है सभी संतृप्त हो जाए, तो कुछ वायु संतृप्त हो जाती है, कुछ वायु ऊपर चली जाती है। तो ऊपर जो वायु चली जाती है वो वायु आप देखोगे ट्रोपोपॉज में चली जाती है। वो ट्रोपोपॉज में जैसे ही चली जाती है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे -40 से -60 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये वायु जो है ऊपर एक प्रकार से देखा जाए तो ये हिमकड़ की तरीके से बन जाती है जाकर के, राइट, वो हिमकड़ की तरीके से बन जाती है। और कुछ वायु इसकी जो होती है वो इतनी सर ठंडी हो जाती है तो फिर वो बहुत तेज तेज चलती है, तो इसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। ओके, तो जेट स्ट्रीम के रूप में जो जो वायु बची हुई है, जो संतृप्त वायु नहीं हुई है, वो ऊपर चली गई है। तो ऊपर जाने पर वहाँ पे 40 से -40 से 60 डिग्री आपको मिलेगा, राइट। तो वहाँ पे जो पवनें ये जाती हैं ऊपर उठ के संवहन के माध्यम से पवनें गई हैं, तो ये जेट स्ट्रीम के रूप में चलने लगती हैं, जेट स्ट्रीम के रूप में वहाँ पे चलने लगती हैं। तो इसके विषय में अभी हम आगे डिटेल से समझेंगे, राइट। अभी तो केवल हम क्या समझ रहे हैं, वायु दाब को। तो वायु दाब आप जानते हो कि सापेक्षिक आर्द्रता है, इस पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वायु दाब में आप जानते हो कमी आएगी, राइट, वायु दाब में कमी आएगी। क्योंकि आप जानते हो कि कोई वायु गतिज ऊर्जा करती है तो उसके बीच में अणु आ जाते हैं, किसके? आर्द्रता के। तो आर्द्रता जैसे ही अणु आ जाते हैं तो फिर गतिज ऊर्जा में जैसे ही वृद्धि हुई तो वहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता में भी वृद्धि होगी, राइट, और सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता में अगर वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि सापेक्षिक आर्द्रता में जैसी वृद्धि हुई तो फिर क्या है कि जो दाब ऊर्जा है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे दाब कम लगेगा, क्योंकि वो वायु स्वतंत्र होती है ना। ऊपर वायु जो गतिज ऊर्जा करती है वो स्वतंत्र होती है, तो स्वतंत्र पे दाब ऊर्जा कहाँ लगेगी? नहीं लगेगी ना, कम हो जाएगी। अगर आप जानते हो कि अगर गर्म वायु ऊपर रहेगी, अगर वो गतिज ऊर्जा नहीं करती है तो उसका टेम्परेचर रहेगा, राइट। तो जैसा जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर रहेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी उसकी कम रहेगी, तो घटेगी, सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। सापेक्षिक आर्द्रता तब घटती है जब वायु में ज़्यादा टेम्परेचर हो, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता कब बढ़ती है? जब वही वायु है अगर वो गर्म है, अगर वो दूर दूर गतिज ऊर्जा कर रही है, दूर दूर फैल रही है, तो फिर सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर को क्या कर रही है? स्वतंत्र कर रही है, फ्री कर रही है, राइट। तो उसका एक समय तक टेम्परेचर खत्म होता है तो उसमें सापेक्षिक आर्द्रता ऑटोमेटिक वृद्धि होगी, और जब वो टेम्परेचर बना रहेगी तो सापेक्षिक आर्द्रता नहीं वृद्धि होगी ना। तो सापेक्षिक आर्द्रता अगर वृद्धि है तो दाब ऊर्जा कम हो जाएगी, और दाब ऊर्जा अगर वृद्धि है तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। जबकि गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करती है कि सापेक्षिक आर्द्रता कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो वायु के गर्म और ठंडे होने पर डिपेंड करती है। और वायु ठंडी जब होगी, जब वो गतिज ऊर्जा करेगी अपने को ठंडे होने के लिए, तो आर्द्रता ऑटोमेटिक वृद्धि होगी, राइट। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, नॉर्मली हैं। चलो, तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट था, तो ये आपको समझना चाहिए था, इस वजह से हमने आपको ये क्लियर कट आपको समझा दिया है। अब बात ये करते हैं कि वायु दाब की पेटियाँ। तो मैंने वायु दाब को आपको समझा ही दिया कि वायु दाब क्या होता है, कैसा क्या होता है, इसको समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वायु दाब की पेटियाँ। तो हमारी पृथ्वी में कितनी पेटियां पाई जाती हैं तो वायु दाब की? तो वो पाई जाती हैं 7। जैसे आप जानते हो कि ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है, राइट। तो भूमध्य रेखा अगर ऊपर जाओगे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, राइट। तो ये एक पेटी पाई जाती है। तो ये अगर पेटी की अगर विशेषता देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी पवनें होती हैं, राइट, ये एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र होता है कि यहाँ पर वर्ष भर लंबवत प्रकाश रहता है, यहाँ पर वर्ष भर लंबवत प्रकाश रहता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अगर प्रकाश यहाँ पर आता है मकर रेखा पर तो इसका प्रकाश यहाँ भी लंबवत रहेगा। यहाँ पर तो लंबवत नहीं रहेगा कर्क रेखा पर, लेकिन यहाँ लंबवत रहेगा। तो इधर अगर प्रकाश आएगा इस क्षेत्र में मकर रेखा तब लंबवत यहाँ रहेगा। अगर प्रकाश यहाँ भी आता है लंबवत तो यहाँ भी लंबवत रहेगा, लेकिन फिर यहाँ ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि हमारा जो प्रकाश है सूर्य का वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, राइट। ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जो जाएगा ऊर्ध्वाधर रहेगा, लेकिन बहुत कम होता है, तो वहां तो बर्फ रहती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जो पवनें होती हैं, जहां पर ये पवनें होती हैं, क्या होती हैं कि ये आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं? टकराने की उम्मीद रखती हैं, यानी टकराती हैं, राइट। यहाँ पर एक दूसरे से पवनें टकराती हैं।
तो आप यहाँ पर एक चीज आप दिमाग को क्लियर कट कर लो, क्योंकि ये जो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर आप जानोगे तो कितना है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो क्या होता है कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में लंबवत प्रकाश रहता है, सूर्य का वर्ष भर लंबवत रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, लो, क्योंकि प्रेशर लो होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ प्रकाश वर्ष भर रहता है, तो जहाँ प्रकाश है तो वायु वहाँ कौन कैसी हो जाएगी, गर्म। प्रकाश कैसी हो जाएगी, वायु गर्म। अब वायु जब गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर कैसा रहता है प्रेशर, लो प्रेशर। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो ये एक पेटी आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर की पेटी, ये वाली जो पेटी है 30 से 35 डिग्री के बीच होती है, 30 से 35 डिग्री के बीच होती है, तो ये एक पेटी होती है, राइट। इसके बाद ऊपर एक पेटी और होती है, ये वाली, एक पेटी ये होती है। तो ये जो पेटी आप अगर देखोगे तो ये पेटी आप देखोगे हाई प्रेशर की है, हाई प्रेशर की। ये हाई प्रेशर की क्यों होती है, इसको अभी हम डिटेल से समझेंगे, पहले वायु दाब की पेटियां समझ लो। ये एक पेटी होती है, ये पेटी होती है लो प्रेशर की पेटी होती है, एलपी इसे हम कहते हैं, लो प्रेशर की पेटी होती है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे यहाँ पर ध्रुवों पर, तो ये होती है हाई प्रेशर की पेटी। तो ये होती है 66.5 यानी कि 60 से रुको 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 हाँ 60 से 65 डिग्री के बीच, या 66.5 डिग्री हम ले लेते हैं, तो ये पेटी होती है। इसके बाद ये होती है 75 से 90 डिग्री, राइट। तो 75 से 90 डिग्री की जो होती है ध्रुवीय पेटी होती है, सबसे ऊपर की पेटी। इसके बाद ये पेटी एक होती है, ये होती है लो पेटी। लेकिन ये लो हाई क्यों होती है इसको हम अभी समझेंगे, पहले आप केवल नॉर्मल चीज़ें समझ लो। नॉर्मल अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर समझ में आ जाएगा, वैसे अगर आप भड़बड़ाओगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो फिर ये कैसी है, हाई है, ये लो है, ये हाई है, फिर ये लो है, तो फिर आप इधर आओ, क्योंकि जो कंडीशन ऊपर रहेगी उत्तरी गोलार्ध में, वही सेम नीचे नॉर्थ गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी, साउथ में। तो ये आपको एक पेटी और मिलेगी। तो ये जो पेटी है, ये जो पेटी है ये होती है आपकी हाई प्रेशर की, राइट। ये पेटी आपकी कैसी होती है, हाई प्रेशर की। इसके बाद एक पेटी यहाँ पे आती है इस प्रकार से, ये होती है आपकी लो प्रेशर की। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये होती है आपकी हाई प्रेशर की। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर पेटियां होती हैं, तो ये अगर आप देखोगे तो 30 से 35 डिग्री आपकी ये पेटी थी हाई प्रेशर की, तो 30 से 35 डिग्री ये भी रहेगी आपकी, राइट। और आप ये देखोगे तो 60 से ये 66.5 तक होती है, और ये 75 से 90 तक होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हमारे पृथ्वी पर जो वायु दाब है उनको पेटियों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वायु दाब जो है वो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग होता है, राइट। कहीं पे वायु दाब कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे पवनें बैठती हैं तो वायु दाब अधिक होता है, कहीं पे पवनें उठती हैं तो वायु दाब कम होता है। तो इन्हीं के आधार पर ही, वायु दाब के आधार पर ही पूरी पृथ्वी पर 7 भागों में से विभाजित किया गया है, और वो 7 भाग जो है उसको पेटियों का नाम दिया गया है। तो यही जो पेटियाँ हैं इन्हीं के संदर्भ में हम अब डिटेल से समझेंगे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये क्यों बनता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इनको डिसाइड कौन करता है, वो करता है सूर्य। क्योंकि पेटियों को डिसाइड कौन करता है, वो करता है सूर्य। और पेटियां जो वायु दाब की हैं, राइट, ये पेटियां कैसी हैं, वायु दाब। और वायु दाब जो डिपेंड होता है वो सूर्य के प्रकाश पे होता है, राइट। सूर्य का प्रकाश, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वायु दाब ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है ऊपर उठेगी, हल्की वायु रहेगी वहाँ पे, तो वहाँ की वायु ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठने वाली वायु जो है तो वहाँ पे आप जानते हो कि गर्म रहेगी, तो गर्म वो गतिज ऊर्जा करेगी, सापेक्षिक आर्द्रता धारण करेगी, वो बारिश करेगी, तो वायु दाब ऑब्वियसली कम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको माइंड में सेटअप होनी चाहिए कि वो कम क्यों होती हैं, ठीक है। तो वायु दाब कम ज़्यादा क्यों होता है, इसका रीजन यही है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो मेन फैक्टर माना जाता है कि वायु दाब की पेटियों को निर्धारण करने में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इनके अलग अलग नाम हैं, अगर आप नाम लिखना चाहो तो ये जो पेटी होती है इसे बोलते हैं डोल ड्रम, डोल ड्रम पेटी। इसे डोल ड्रम क्यों बोलते हैं, इसका रीजन ये है कि ये एक पेटी जो होती है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की जो पेटी है, ये एक्चुअली में आप देखोगे तो इस पर लंबवत प्रकाश हमें वर्ष भर रहता है, ये लंबवत प्रकाश सूर्य का वर्ष भर रहता है। दूसरी बात ये है कि यह पेटी जो है एक शांत पेटी होती है,
शांत पेटी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो कोण पर टकराती हैं, सीधी सीधी नहीं टकराती हैं। यहाँ पर पवनें जो होती हैं वो कोण पर टकराती हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में क्लियर कट कर लेना, कोण पर कब टकराती हैं, ऐसा नहीं कि बरस भर कोण पे यहीं पे टकराती रहें, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस अगर आप देखोगे तो ये है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को आप देखोगे तो जब सूर्य जब रहता है वो यहाँ पे रहता है, राइट, सीधा सीधा भूमध्य रेखा पे जाता है। तो भूमध्य रेखा पर अगर आप देखोगे वैसे तो इस पे लंबवत रहता है, प्रकाश लंबवत रहता है, लेकिन आप एक चीज और दिमाग में क्लियर कट कर लो कि शांत पेटी जो है ना, शांत पेटी जो है वो रहती इतनी बीच में है, लेकिन आप जानते हो कि ये भी शिफ्टिंग होती है, इसकी भी शिफ्टिंग होती है, जिसे ITCZ बोलते हैं। वो आगे भाई हम क्लियर करेंगे, अभी यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ना है, वो एडवांस चीज़ें हैं, केवल नॉर्मल आप वो बेसिक समझते रहोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो, जैसे ये पेटी है, राइट, तो ये पेटी क्या है, 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ है। तो ये यहाँ पे जो पेटी होती है, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को आप जानते हो कि इस पे सीधा प्रकाश आता है, सीधा प्रकाश आता है। तो अब जो पवनें होती हैं, अब जो पवनें होती हैं वो इसके कोण पर टकराती हैं, और वो कब टकराती हैं, 21 मार्च 23 सितंबर को। ऐसा नहीं है कि 21 मार्च और 23 सितंबर ही को ही टकराएं, नहीं नहीं, ये थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव होता जाता है, बदलाव होता जाता है। तो ये पेटी आप जानते हो कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यही पेटी जो है थोड़ा ऊपर 5 डिग्री खिसक जाती है, और जब दक्षिणायन सूर्य आता है तो यही पेटी है आपकी थोड़ा इधर डोल्ड्रम ही पेटी है, ये खिसक जाती है। तो इसे ITCZ बोलते हैं। एक्चुअली में ITCZ कुछ नहीं है, एक शिफ्टिंग है, ओनली शिफ्टिंग है। वो शिफ्टिंग कौन सी है, वो है गर्म पेटी की शिफ्टिंग, ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है। तो गर्म पेटी की शिफ्टिंग है, उसी के आधार पर ही हम समझते हैं कि जो पवनें होती हैं वो किस स्थिति में टकराती हैं और किस स्थिति में लंबवत होती हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे देख लो, क्लियर कट कर लो कि जैसे प्रकाश, जैसे मान लो पवनें इस प्रकार से आ रही, इधर से इधर ऐसे 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 आ रही, ठीक है, तो और पवनें ऐसे आ रही हैं, और ये पवनें ऐसे क्यों आ रही हैं वो सब समझाएंगे बाद में, ठीक है। तो ऐसे आ रही हैं, तो आप जानते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो आप जानते हो कि ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, और भूमध्य रेखा पे आप जानते हो कि लंबवत प्रकाश रहता है। तो यहाँ पर जो पवनें जब ऐसी आती हैं तो ये आपको आमने सामने नहीं टकराती हैं, इसके आमने सामने नहीं टकराती हैं, लेकिन ये जो पवनें होती हैं ये समान दाब की होती हैं, ओके, ये समान दाब की पवनें होती हैं यहाँ वाली, तो इसलिए इनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं। क्योंकि व्यापारिक पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो भूमध्य की रेखा की को केंद्रीय ओर को क्या करती हैं, गमन करती हैं, वो चलती हैं, ऐसी होती हैं व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें एक प्रकार की समान होती हैं, राइट, और वो कब स्थिति में समान देखने को मिलती हैं, वो हमेशा समान ये भी नहीं रहती हैं, लेकिन थोड़ा बदलाव होता है, वो चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा प्रकाश का इधर उत्तरायण दक्षिणायन होने की वजह से उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग में आप देखोगे तो समान दाब की ये देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए जब आप देखोगे तो ये इस प्रकार से जब ये टकराती हैं, आपस में ऐसे आती हैं, तो फिर क्या होता है कि जब इधर से ये आती हैं तो ये यहाँ पे आमने सामने नहीं टकराती हैं, ये कोण पर टकराती हैं, राइट, ये कोण पर टकराती हैं। तो जब ये कोण पर टकराती हैं तो क्या होता है कि जैसे ही ये कोण पर टकरानी, जैसे ये कोण पे जैसे ही टकराती हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ की जो वायु है ऊपर उठ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे गर्म वायु, यहाँ पर आप क्या, सूर्य में प्रकाश रहता है, अब ये दाब है, ये आप ठंडी गई ठंडी गई, यहाँ गर्म हुई ठंडी आई ठंडी आई गर्म हुई, तो ये है आपस में टकरानी, लेकिन ये तिरछी तिरछी टकराती हैं, राइट, ये तिरछा टकराती हैं। तो फिर ये वाली जो वायु है ऊपर उठ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कोई पवन नहीं चलती है, कोई पवन नीचे नहीं चलती है, तो इसलिए शांत पेटी बोली जाती है। शांत पेटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवनें जब हैं वो तिरछी टकराती हैं तो ये ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठकर ऊपर चली जाती हैं, और ऊपर जाकर के आप जानते हो, तो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझाया है, ये वाला आपको समझना आना चाहिए कि जब ऊपर जाती हैं तो फिर ये वायु, ये पेटी क्या, सॉरी, ये जो वायु है ऊपर जाती है तो वो गर्म होती है, तो गर्म होने में उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है, तो फिर क्या होती है कि उसमें सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है, तो एक संतृप्त हो जाती है, तो बारिश करती है। लेकिन सभी वायु है वो बारिश नहीं करती है, सभी वायु है वो बारिश नहीं करती है, इसलिए आप दिमाग में क्लियर कट कर लो, जो उठती है वायु वो उठ के ऊपर गई, और कुछ वायु जो है संतृप्त हो गई तो बूंद के रूप में ही टिप टिप करेगी। तो आप एक चीज दिमाग में क्लियर कट कर लो कि यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन शांत रहता है, ये क्षेत्र शांत रहता है, यहाँ पर पवनें नहीं चलते हैं, यहाँ पर कोई पवन नहीं चलती है, ये 5 डिग्री
नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में कोई पवन नहीं चलती है। ओके, क्योंकि ये जो क्षेत्र है एक शांत रहता है, इसे डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम इसीलिए कहते हैं कि ये शांत रहता है और यहाँ की वायु है सब ऊपर उठ जाती है, नीचे कोई वायु नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ आने पर वायु गर्म होती हैं और जैसे ही गर्म हुई तो ऊपर आपस में ये तिरछी टकराएंगी तो ऊपर उठ जाती हैं, आमने सामने नहीं टकराती हैं। एक दिमाग में क्लियर कट कर लेना, ये वायु यहाँ पर पवन हमेशा ऐसी नहीं चलती है, पवन ऐसी चलती है। और ऐसी चलने का रीजन क्या है वो हम आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो ये जैसे ही वायु ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि ऊपर उठ गई तो ऊपर कुछ वायु होती है वो संतृप्त भी हो जाती है, कुछ वायु है वो संतृप्त नहीं होती है, ऊपर चली जाती है। तो ऊपर जैसी वो वायु जाती है तो वो ट्रोपोपॉज में चली जाती है, और ट्रोपोपॉज आपको पता होना चाहिए एक शांत क्षेत्र होता है वो भी, राइट। वहाँ भी कोई पवनें अपने नहीं चलती हैं, तो शांत रहता है। तो वहाँ पर केवल कौन चलती है? जेट स्ट्रीम। तो यही पवनें जो हैं जेट स्ट्रीम बन जाती हैं। तो इनकी गति आप देखोगे बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, इतनी तेज पवनें ऊपर चलती रहती हैं। तो ये जेट स्ट्रीम होती हैं। तो जेट स्ट्रीम हमेशा याद रखना कहाँ चलती हैं? वो चलती हैं ट्रोपोपॉज में। कोई आपसे पूछे अगर क्वेश्चन आता है कि जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं, ट्रोपोपॉज में चलती हैं। अब बात ये आती है कि जेट स्ट्रीम जो होती हैं ट्रोपोपॉज में चलती हैं, ऊपर चलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ट्रोपोपॉज है औसतन देखा जाए तो 0 से 12 किलोमीटर ऊपर माना जाता है लगभग। और अगर भूमध्य रेखा पे देखोगे तो इसकी ऊंचाई है वो 16 से 18 किलोमीटर है, जबकि यही ट्रोपोपॉज की ऊंचाई अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में देखोगे, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में देखोगे तो इसकी ऊंचाई है 0 से 8 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। तो औसतन को हम 12 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रोपोपॉज में केवल ऊपर जो है ध्रुवी मतलब ऐसा होता है कि जैसे ट्रोपोपॉज है तो ट्रोपोपॉज देखोगे तो ऊपर वाला दिशा है इसके ऊपर की, तो ऊपर की दिशा ऊपर जाओ, इसके इधर वाला भी क्षेत्र ऊपर जाओ, इसके इधर वाला भी क्षेत्र ऊपर जाओ, तो सभी में आप देखोगे ना ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर है वो सभी क्षेत्र लगभग में आप देखने को मिलेगा औसतन है वो देखने को मिलेगा कितना 0 से 12 किलोमीटर वो सभी क्षेत्र में मिलेगा। ट्रोपोपॉज ऐसा नहीं है कि भूमध्य रेखा के ही ऊपर हो, ट्रोपोपॉज है वो पूरी पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर ऊपर है, राइट, ऊपर है। तो ऊपर जो जब ये वायु ऊपर जाती है तो फिर यही वायु ऊपर ट्रोपोपॉज में चली जाती है, तो फिर वहाँ ये बहुत तेज चलती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि नीचे से वायु उठती रहती है, नीचे से उठती रहती है, तो ये वायु कब तक वहाँ रुकेगी? तो फिर ये ऊपर से भी चलने लगती हैं, ऊपर से भी चलने लगती हैं। तो आप देखोगे जैसे आप जानते हो कि ये वायु उठ गई, ये वायु उठी, ये वायु उठी, तो ये वायु इस प्रकार से गई, अब ये फिर बैठेगी नीचे, फिर व्यापारिक पवनी के रूप में आएगी। अब ये देखो इधर भी ऐसी कंडीशन बनती है, तो ये स्थिति बनती है। देखो सुनो, ये आपका डोल्ड्रम जैसे क्षेत्र है, राइट। तो यहाँ से कोई वायु आई, यहाँ से आई, ये आपस में यहाँ टकरानी, लेकिन ये तिरछी टकराती हैं, आमने सामने नहीं टकराती हैं। और ये जैसे ही ऊपर है गई, ऊपर गई, जैसे ही ऊपर जाती है तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा 0 से 12 किलोमीटर क्या है, ट्रोपोपॉज, ठीक, 12 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोपॉज है। तो अब देखो यहाँ जैसे ही पहुँचती है तो यहाँ पहुँचने के बाद ये वायु इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो आपको एक दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि ऐसे जाती है वायु तो आपको ये कब तक जाएगी, ये जब तक जाएगी, ये इतनी तेज चलती है 250-300 किलोमीटर ऊपर चलती है। और ये जब तक जाएगी तब ये देखती है कि यहाँ पर जैसे ही वायु दाब ज़्यादा होता है तो ये पवन ऐसे नीचे बैठने लगती है, तो इसका वायु दाब यहाँ पे अधिक होता है, यहाँ पे अधिक होता है। तो ये पवन आपको देखोगे यहाँ उठेगी और यहाँ बैठेगी, तो ये आपका हाई प्रेशर बन जाता है। अब आपको समझ में आया होगा हाई प्रेशर क्यों बनता है। देखो यहाँ से पवन जैसे ही उठी, यहाँ से उठ के वो इस प्रकार से जाएगी, यहाँ से इस प्रकार से जाएगी, तो इस प्रकार से ऐसे आएगी नीचे। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ये आपका बन जाएगा हाई प्रेशर का, ये आपका क्षेत्र बन जाएगा हाई। यहाँ उठी लो प्रेशर, ऐसे गई। अब ये एक समय तक चलती है, जेट पवन है तो एक समय तक ऐसे चलती है और फिर ये नीचे बैठती है, और जैसे ये नीचे बैठती है तो यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, नीचे बैठती है तो इसका बनता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर आप जानते हो कि ऐसी स्थिति में बनता है जब कोई पवन ऊपर से नीचे बैठ रही हो, ऊपर से नीचे बैठ रही हो तो वहाँ पे होता है हाई प्रेशर, राइट। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जैसे ये पवन नीचे फिर गई, फिर आई, फिर आपस में देखो ये ऐसी टकरानी, लेकिन ये तिरछी टकराती हैं भाई, आमने सामने नहीं टकराती, ये विपरीत दिशा में नहीं होती है ना, ये थोड़ा तिरछी होती हैं, कौड़ी पे होती हैं। अभी हम बताएंगे कितने कोण पे, 90 कोण पे ये शायद टकराती हैं। चलो 90 कोण पे होती हैं।
तो आप देखोगे इस प्रकार से ये जैसे ही टकराती हैं तो फिर ऊपर गई, फिर इस प्रकार, तो ये पूरा एक वायु संचरण कोश या वायु कोशी संचरण बनता है। इसको हम आगे सब समझेंगे, वायु कोशी संचरण क्या होता है, कैसे बनता है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो ये वायु है यहाँ से, ठीक, यहाँ से वायु है, जैसे ही ऊपर उठी, जैसे ही ये ऊपर उठी, और ऊपर उठ के क्या है कि वायु उठ के वो आप देखोगे तो ये तो थोड़ा आप देखोगे तो ये भी आप जानते हो कि गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र ये भी रहता है। ऐसा नहीं कि यही केवल गर्म हो, थोड़ा थोड़ा इधर भी गर्मी रहती है, तो ये भी गर्म क्षेत्र रहता है, तो वो पवन यहाँ नहीं बैठ पाती। अब लगता है कि ये वाला प्रेशर, यहाँ पे देखो गर्मी नहीं रहती है, ठंडक रहती है, तो पवन है वो यहाँ बैठने लगती है, तो यहाँ भी पवन बैठती है, तो ये बन जाता है आपका हाई प्रेशर, राइट। अब ये हाई प्रेशर बन गया, तो इसके बाद ये पवनें फिर यहीं चलने लगती इस प्रकार से, फिर ये ऐसे चलने लगती हैं। अब ऐसे ये पुनः फिर से चलने लगती हैं, तो फिर ये जो पवनें आप देखोगे ये बोली जाती हैं व्यापारिक पवनें। क्या होती हैं ये? व्यापारिक पवनें बोली जाती हैं। अब ऐसा नहीं है, सुनना, कि ये पवनें जो है ऐसा नहीं है कि ये इधर ही चलती हों, ऐसा नहीं है कि ये इधर ही चलती हों। इसकी कुछ पवनें आप जानते हो जैसे यहाँ बैठती है तो कुछ पवनें इधर भी चलती हैं इस प्रकार से, ठीक, ऐसे भी चलती हैं, तो ये बोली जाती हैं इसकी पछुआ पवनें, राइट, ये बोली जाती हैं पछुआ पवनें। क्यों पछुआ पवनें क्यों बोली जाती हैं? क्योंकि ये पश्चिम से जा रही, पश्चिम से जा रही इस प्रकार से। ये तो व्यापारिक पवनें हैं, ये पूरब से आपको इधर साइड आ रही हैं, लेकिन ये पश्चिम से जा रही हैं, तो पूरब से आने वाली जो पवनें होती हैं वो व्यापारिक पवनें होती हैं, जबकि पश्चिम से जाने वाली पवनें जो होती हैं वो पछुआ पवनें होती हैं, और ये इसके विपरीत चलती हैं। समझ रहे? देखो कैसे, यहाँ समझो कि जैसे आप जानते हो कि ये पवन यहाँ बैठी, अब ये यहाँ बन गया हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर यहाँ भी बन गया। अब एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लो कि यहाँ भी लो प्रेशर रहता है। अब यहाँ लो प्रेशर होने का रीजन क्या है? देखो, अब पवन जो होती है यहाँ भी आप देखोगे बैठेगी, पवन है, वही कंडीशन यहाँ भी बनती है। जैसे आप जानते हो कि ये इस प्रकार से चलेंगे पवन है, ठीक है, इस प्रकार से चलती हैं। तो ये पवन जब यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे ये पवनें टकराती हैं, तो फिर ऊपर उठती हैं, तो निश्चित ही आप देखोगे तो ये ऊपर जैसे उठती हैं फिर भी पवनें यहाँ बैठती हैं, तो कुछ पवनें इधर साइड चलने लगती हैं, तो भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, वो होती हैं व्यापारिक पवनें। जो इसके इधर साइड चलती हैं आप देखोगे इस क्षेत्र में, ये होती हैं आपकी पछुआ पवनें। तो ये आपकी देखने को मिलेंगी इधर साइड में इस प्रकार से, ये होती हैं पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें हमेशा याद रखना ये पश्चिम से चलती हैं, ठीक है, इसलिए इनको पछुआ पवनें नाम दिया गया है, ये पश्चिम से चलती हैं। और ये जो पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें इनको बोलते हैं, अस्थायी पवनें होती हैं, और ये हमेशा वर्ष भर चलती रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो पवनें होती हैं ये वर्ष भर चलती रहती हैं। ये पवनें आपको पछुआ पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें वर्ष भर चलती हैं, क्योंकि हमेशा आप एक दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि ये पवनें हमेशा यहाँ से उठती रहती हैं, हमेशा यही चीज़ कंडीशन रहती है, 24 घंटे यही कंडीशन रहती है। लेकिन आप जानते हो कि जैसे ही उठती है तो यहाँ पे बैठेगी तो इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। तो अब ये पवन जैसे इधर चलती, टोटल इधर ही नहीं चलती हैं। यहाँ पर लो प्रेशर क्यों बनता है? यहाँ पर भी लो प्रेशर बन रहा है। वो लो प्रेशर क्यों बनता है आपको ये चीज़ क्लियर कट कर लेना कि पवनें आप देखोगे यहाँ से भी चलती हैं, इस साइड से, ठीक है, आप देखोगे तो इधर से भी पवनें आपको चलने को देखने को मिलेंगी, राइट, इधर से ही पवनें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखने को जैसे ही पवनें मिलती हैं ऐसे, आप यहाँ पर जैसे ही पवनें देखते हो यहाँ पे पवनें टकराती हैं, यहाँ पे पवनें टकराती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो पवन है, ये वाली जो पवन होती है ये हाई प्रेशर की नहीं होती है, सुनना ध्यान से, ये पवन जो होती है ये हाई प्रेशर की रहेगी, ये हाई प्रेशर है, लेकिन जब इधर से इधर चलेगी ना तो ये लो प्रेशर की ओर चलती है, समझ रहे हो, ये लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये पवन जो होती है ये थोड़ी गर्म होती है, ये पवन होती है वो थोड़ी गर्म होती है, लेकिन इसके कितनी गर्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्स बर्स सूर्य रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तिरछा रहता है, तो इसकी तुलना में ये वाली पवन है वो थोड़ी गर्म रहती है। तो ये जब आपस में इसमें टकराती है, जब ऐसी टकराती है तो यहाँ वाली जो पवन है फिर ऊपर उठेगी, तो ये वाली पवन है ऊपर उठ जाती है, पुनः ऊपर उठेगी, तो ये वाली फिर नीचे जाएगी, तो ऊपर उठेगी, तो इसलिए इस पेटी को हम बोलते हैं लो प्रेशर। समझ में आया? लो प्रेशर क्यों बोलते हैं कि यहाँ भी पवनें ऊपर उठती हैं। अब पवनें ऊपर उठने का मतलब है
पवन जैसी टकराएगी तो ऊपर उठेगी, और जो ये वाली पवन जो है ये भी ठंडी ही होती है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज़्यादा ठंडी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये थोड़ा गर्म है। ओके, इसकी तुलना में ये थोड़ा गर्म है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है और ये कम गर्म होती है। तो इसलिए जब ये टकराती है तो ये गर्म पवन है ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके फिर से आप देखोगे ऊपर उठेगी तो इसकी कुछ पवन होती है वो यहाँ बैठ जाएगी आगे, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, तो फिर से इधर चलने लगी। इसकी पवन फिर उठेगी, यहाँ बैठ जाएगी, फिर चलने लगेगी। और कुछ इसकी होती है ऊपर उठेगी, यहाँ बैठ जाएगी, तो ऐसे चलने लगेगी। राइट। तो आप एक चीज़ क्या समझे, यहाँ पर वायु कोशी संचरण बनता है, जो हेडली ने नियम दिया था उसको हम समझेंगे बाद में। तो यहाँ पे कैसे बनता है, क्यों बनता है, हम आपको बता रहे हैं। आप एक चीज़ देखो कि ये है आपकी लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब आपको समझ में आया। इसी प्रकार इधर है ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर आप जानते हो कि ये वाली पवन है, यहाँ वाली ये वाला जो क्षेत्र है, ये पेटी है, लो प्रेशर की रहती है। लो प्रेशर क्यों रहती है उसको मैंने आपको बता दिया कि जब ये पवन ऊपर उठती है तो गर्म होकर अब यहाँ ठंडी पे यहाँ पे बैठे सॉरी यहाँ से उठेगी, यहाँ पे बैठेगी। राइट। अब यहाँ पे जब बैठती है तो फिर आप क्या करोगे, तो ये इधर चलने लगती है, इधर इधर चलने लगती है, तो ये पछुआ कहलाती हैं। और जबकि इधर वाली जो बैठेगी यहाँ पर, वो यहाँ से इधर चलने लगेगी इस प्रकार से। राइट। क्योंकि इधर से भी उठ के यहाँ बैठती है और इधर से भी उठ के यहाँ बैठती है। जो इधर से उठी यहाँ गई तो वो इधर चलने लगेगी, जो इधर से उठ के यहाँ बैठी वो इधर चलने लगेगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जब ये वाली उठी, अब देखो यहाँ से उठी तो कुछ पवन यहाँ भी बैठती है, तो इसकी उठ करके यहाँ भी बैठती है। तो आप हमेशा याद रखना, ऊपर पूरा जो ऊपर जेट है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में जो जेट पवनें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं। तो जेट पवन हमेशा याद रखना। तो वायु संचरी कोष हम आपको अभी क्लियर कट समझाएंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको हाई लो समझ में आ गया होगा कि क्यों बनता है। वो बनता है पवनों के गर्म और ठंडे से होने से, साथ ही साथ पवन जब ऊपर उठती हैं तो वो गर्म होती हैं। अब वो एक समय तक ऊपर चलती हैं, वो जब तक चलती हैं, वो जब तक ऊपर चलती हैं, वो देखती हैं कि कौन सा क्षेत्र आ रहा है जो ठंडा हो, तो वहीं बैठने लगती हैं। और जैसे ही बैठने लगेंगी तो वो वाला जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा, वायु दाब उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे वायु दाब ज़्यादा बढ़ेगा तो निश्चित ही वो हाई प्रेशर है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट केवल आप देखोगे तो दोनों पे लागू होता है। यहाँ भी लागू होगा, यहाँ भी लागू होगा, यहाँ भी लागू होगा। सुनना, यहाँ भी लागू होता है, यही ऊपर उठेगी, इसके बाद यहाँ बैठेगी, यहाँ पे उठेगी, तो यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे लागू होता है। इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। चलो, तो वायुदाब की पेटियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। चलो, अब देखो इसके नाम जो हैं, जिसको डोल्ड्रम बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखो इसको बोलते हैं उच्च हाई प्रेशर की पेटी। उच्च हाई प्रेशर की पेटी ये होती है। इसके बाद होता है ये इसका नाम अगर आप लिखो, इसका नाम आप लिख लो निम्न, इसे ऐसे भी बोलते हैं उपोष्ण निम्न वायु दाब की पेटी। ये वाला जो है उपोष्ण निम्न वायु दाब की पेटी है, और ये है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। ये उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी है, ये उपोष्ण निम्न वायु दाब की पेटी है। और ये जो है आपकी ध्रुवीय हाई प्रेशर या ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। राइट। तो ये है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ये है उपोष्ण उच्च निम्न वायु दाब की पेटी, ये है उपोष्ण हाई वायु दाब की पेटी। राइट। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, निम्न वायु दाब की पेटी है ही। यही जो सेम ऊपर है यही सेम नीचे है। ठीक, भूमध्य रेखा तो पृथ्वी को दो भागों में बराबर विभाजित कर ही रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा किस प्रकार का है। चलो, अब हम बात करते हैं इसमें पवन क्या होती है। पवन को थोड़ा समझ लो, पवन क्या होती है। तो इसके विषय में अलग अलग वैज्ञानिक रहे हैं या भूगोलवेत्ता रहे हैं, भौतिकवादी जिसे उनको ये बोलते हैं भूगोलवेत्ता या भौगोलिक शास्त्री जो होते हैं, वो क्या कहते हैं। तो पवन के विषय में आप जानते हो टीवार्था ने क्या कहा है। टीवार्था और फिंच रहे हैं, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, फिंच और टीवार्था। उन्होंने ये कहा है कि जो पवन है
वो एक प्रकार की प्राकृतिक एक सहायता या प्राकृतिक उपकरण है। हम उपकरण ही बोल सकते हैं इसको या सहायता भी बोल सकते हैं। पवन एक प्राकृतिक एक उपकरण है जो वायु दाब से, जो वायु दाब यानी कि ऐसे कह सकते हैं, फिंच और ट्रिवार्थन ने ऐसे कहा था कि पवन एक प्राकृतिक उपकरण है जो वायु दाब की पेटियों को संतुलित करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि पवन क्या है, वायु दाब की जो पेटियां हैं जैसे उच्च है निम्न है, इनको संतुलित करने में ये सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे हम एक सहायता पवन भी बोलते हैं। तो पवन क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक उपकरण है जो वायु दाब को संतुलित करने में सहायता प्रदान करती है, या वायु दाब को संतुलित ही करती है, राइट, सहायता ही नहीं, ये संतुलित ही करती है। ऐसे आप ये चीजें समझ सकते हो। चलिए 1 मिनट, एक मिनट वेट करो। चलो, तो हम यहाँ पे तो फिंच त्रिवार्था रहे हैं, इन्होंने यही बात कही है कि पवन जो है एक प्रकार का एक वायु दाब को संतुलित करने का एक उपकरण है जो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ ये गतिमान करती है, और वायु दाब के जो प्रेशर है उसको एक संतुलित करती है, उसे कहते हैं पवन, राइट। तो पवन कुछ खास नहीं है, इन्होंने यही बात कही है त्रिवार्था ने कि पवन क्या है। अब बात ये आती है कि ये जो पवन है, राइट, ये जो पवन है इसको कौन कौन प्रभावित करता है, तो वायु को, या वायु एक प्रकार की पवन ही मान लो, वायु या पवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसको थोड़ा समझ लो। अगर इसको आप समझोगे तो उम्मीद है आपको इस पर समझ में आ जाएगा। प्रभावित करने वाले कारक, अब बात ये आती है कि पहला कारक कौन है, तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति कैसी है आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपना पूरा घूर्णन कर लेती है, मतलब पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे पूरा चक्कर लगा लेती है, 23 घंटे 56 मिनट जैसा भी हो, पूरा चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में। अब वो 24 घंटे में चक्कर लगाती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी चक्कर लगाने की जो स्थिति है वो आप जानते हो, ये इस पर, सॉरी 1 मिनट, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी आप जानते हो कि अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुकी हुई है, राइट, और ये चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भूमध्य रेखा है, और ये भूमध्य रेखा पर आप जानते हो कि बहुत तेज चक्कर लगाती है, भूमध्य रेखा पर बहुत तेज चक्कर लगाती है, क्योंकि यहाँ पर 40,075 किलोमीटर इसको गति करनी होती है, 40,075 किलोमीटर इसे गति करनी होती है 24 घंटे में, समझ रहे हो, 40,075 किलोमीटर। जबकि आप जानते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे कम घूमती है, क्यों, क्योंकि ये आपस में यहाँ पे ये ध्रुव है, तो ध्रुव पे तो आप जानते ही हो कि वहीं घूम जाओ आसपास, इस प्रकार से वहीं घूम जाओ, राइट, ऐसे घूम जाओ। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, और ये चक्कर जो है वो 40,075 किलोमीटर का है। ये जो मध्य रेखा की जो परिधि है ये 40,075 किलोमीटर की है, तो यहाँ पर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी बहुत तेज गति से लगाती है, बहुत तेज, राइट, यहाँ बहुत तेज, जबकि यहाँ बहुत स्लो लगाती है। तो इससे वायु पवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा पता है आपको? आप एक चीज दिमाग में कट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप जब तेज चलती है, यहाँ पे पवन जब तेज चलती है, तो पवन जब यहाँ पे आप देखो, सॉरी, यहाँ पे जब ये तेज चलती है, पृथ्वी तेज घूमती है, तो यहाँ पर चलने वाली जो पवन है, यहाँ पे चलने वाली जो पवन है वो बहुत तेज चलती हैं। देखो कैसे,
आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे जो पवन है, यहाँ पर जो पवन है, राइट, अब ये पवन जो होती है जब ये तेज चलती, सॉरी, पृथ्वी जब तेज चलती है तो ये पवन ऊपर उठेगी, पवन तो गर्म होगी तो पवन निश्चित रूप से वायु ऊपर उठेगी। अब वायु ऊपर उठेगी तो पृथ्वी तेज घूम रही है, तो इधर जाने वाली जो पवनें होती हैं, इधर जाने वाली जो पवनें होती हैं इस प्रकार की, ये बहुत तेज होती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे बाहर की ओर कौन लगता है, बाहर की ओर लगता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल निश्चित ही किस पे लग रहा है, वो लग रहा है आपका इस पे पवनों पर। तो पवन जब ये जब तेज घूम रही है भूमध्य रेखा पर, बहुत तेज घूम रही है, तो भूमध्य रेखा पर जो पवनें हैं वो आप देखोगे बाहर की ओर, इधर इसके इधर साइड, इधर साइड, राइट, इधर साइड, ये इधर साइड, तो आप जानते हो कि ये पवनें बहुत तेज जाएंगे, बहुत तेज जाएंगे, क्योंकि ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, राइट। अब जब ये ऊपर उठती है तो ऊपर से उठने वाली जो पवनें होती हैं, ऊपर से उठने वाली जो पवनें होती हैं, ये गर्म पवनें होती हैं, ऊपर उठती हैं, तो ऊपर जो पवनें चलती हैं बहुत तेज चलती हैं, तो ये बाहर जाती हैं, राइट, ये बाहर जाती हैं स्पीड में। तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर निकल जाती हो, ऐसा नहीं है। आपको क्यों नहीं निकलती उसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलो, तो ये ऊपर उठती हैं तो बहुत तेज चलती हैं, बाहर की ओर, बाहर की ओर चलती हैं, राइट, इस प्रकार से। तो आपको आपको बताया था ट्रोपोपॉज जो है, ट्रोपोपॉज में कितनी तेज पवनें चलती हैं। वो चलने का रीजन क्या है तेज, वो चलने का रीजन यही है कि यहाँ पर आप जानते हो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए यहाँ वाली जो पवनें होती हैं बहुत स्पीड में चलती हैं, बहुत स्पीड में चलती हैं, ठीक, बाहर की ओर चलती हैं। अब बात ये आती है कि ये इधर की जो पवनें होती हैं जो इस साइड आती हैं, अब इस साइड आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए हाई प्रेशर की होती हैं, हाई प्रेशर की होती हैं। लेकिन ये पवनें आप देखोगे कि जितनी स्पीड में ये यहाँ पहुँच जाती हैं उतनी स्पीड में ये यहाँ पे नहीं आ पाती हैं, समझ रहे हो। यहाँ से पवन उठ के इतनी स्पीड में इधर से भूमध्य रेखा से बाहर की ओर, भूमध्य रेखा से बाहर की ओर पवन तेज जाएगी, पवन तेज जाएगी, लेकिन उधर से इधर जब आएगी भूमध्य रेखा की ओर वो स्लो आती है। रीजन क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस पे लग रहा है अपकेंद्रीय बल, राइट, अपकेंद्रीय बल लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो कोई चीज अगर उसके केंद्र में है तो वो बाहर की ओर फेंकती है। तो यही चीजें हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही अंदर साइड आओगे आप यहाँ पे तो ये उठेगी निश्चित ही, जैसे ही उठेगी तो ये क्या है कि ये ऊपर उठ करके बाहर की ओर तेज जाएगी, बाहर की ओर फेंकेगी, राइट, बाहर की ओर फेंकेगी। लेकिन इधर से अंदर हो रही, इधर से अंदर हो रही जो पवनें जाएंगी वो बहुत स्लो जाएंगी। लेकिन ये पवनें आप देखोगे ये पवनें होती हैं ठंडी, ठंडी होती हैं, ये होती है नीचे, राइट, ये होती है नीचे। तो नीचे वाली पवनें हैं वो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं, जबकि ऊपर उठने वाली पवनें हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाती हैं। तो इससे क्या है कि पृथ्वी की जो पवनें हैं इनको प्रभावित करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसे प्रभावित करती हैं, आपको मैंने क्लियर कट कर दिया है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है पवनें वो इतनी प्रभावित नहीं होती हैं, जबकि यहाँ वाली पवनें जो हैं वो बहुत स्पीड से बाहर की ओर जाएंगी, यहाँ जाएंगी। अब वो जब इधर वाली आएंगी, यानी कि व्यापारिक पवनें जैसे नीचे साइड जब आती हैं, नीचे साइड जब व्यापारिक पवनें आती हैं तो ये स्लो आती हैं, समझ रहे हो, ये स्लो आती हैं। जबकि ऊपर से जो पवनें जाएंगी इस प्रकार से, ये वाली, ये जो पवनें जाएंगी ये वाली, क्योंकि ये केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं तो निश्चित ही आप देखोगे ये बहुत तेज होती हैं, बहुत तेज होती है। क्यों, क्योंकि हल्की होती है, साथ ही साथ आप देखोगे तो इन पे अपकेंद्रीय भी बल लग रहा है। क्या लग रहा है, अपकेंद्रीय भी बल लग रहा है। तो इसलिए ये पवनें जो हैं बहुत तेज होती हैं, और पुनः जब ये बैठती हैं तो ये पवनें हैं इसकी तुलना में स्लो होती हैं। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी कहीं ना कहीं इसे प्रभावित कर रहा है, किसे, पवन को। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी। तो अपकेंद्रीय बल है ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रभावित कर रहा है। चलिए, तो ये डिपेंड कर, तो आपको पता ही है ना। चलो, दूसरा कौन प्रभावित करता है, वो करता है कोरियोलिसिस बल। पहला तो आपको मैंने बताया पृथ्वी का घूर्णन गति करती है, दूसरा करता है कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस या कोरियोलिसिस ये एक प्रकार के भूगोलवेत्ता रहे हैं, इन्होंने ही इसके विषय में बताया था, बल के विषय में, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था कोरियोलिसिस बल। तो इन्हीं के नाम से है, ये एक प्रकार के भूगोलवेत्ता भूगोल शास्त्री रहे हैं, इन्हीं के नाम पर है कोरियोलिसिस बल। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने, पहली बात तो ये समझो ये बल लगता कहाँ पे है, समझो ये बल कहाँ पे लगता है। ये आप जानते हो जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो भूमध्य रेखा पे आप जानते हो यहाँ पे ये बल है, आप जानते हो जैसी पृथ्वी ये घूमती है, घूर्णन गति करती है, तो इस पे आप जानते हो कि ये पवनें जो तिरछी दिख रही है ना, ये तिरछी दिखने का रीजन यही है, इस पे लगता है कोरियोलिसिस बल। और कोरियोलिसिस जो बल होता है वो पृथ्वी की समस्त जितने भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर ही लगता है, वो मतलब पृथ्वी पर ही लगता है। तो आप जानते हो कि चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष वस्तु हो, सभी पे लगता है। जैसे नदियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, उस पर भी लगता है। पवनें हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं, क्योंकि वो जमीन में तो गड़ी हुई नहीं होती हैं, उठी हुई होती हैं, तो वो ऊपर होती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो उन पे भी बल लगता है। तो आप जानते हो कि कोरियोलिसिस जो बल है वो लगता क्यों है? वो लगता है अपकेंद्रीय बल की वजह से, इसी की वजह से ही लगता है, राइट, इसी की वजह से ही वो लगता है। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ें जब बाहर फेंकती हैं, जब ये बाहर फेंक रही है, बाहर जब ये फेंक रही है, तो निश्चित ही इधर वाली पवन इधर आएगी, तो ये ऊपर उठ के इधर जाएगी, तो पृथ्वी भी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है का मतलब है अपकेंद्रीय बल लग रहा है। और जैसे ही अपकेंद्रीय बल लग रहा है तो ऑटोमेटिक जो केंद्र है यहाँ पर, इस पर कोरियोलिसिस बल लगने लगता है। वो क्यों लगता है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों लगता है। उसका रीजन यही है कि इस पर लग रहा है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल बाहर क्यों लग रहा है? क्योंकि कोरियोलिसिस जो बल होता है वो यहाँ पे देखोगे भूमध्य रेखा पर, लेकिन बिल्कुल भूमध्य रेखा पर नहीं लगता है, ये थोड़ा ऊपर उठ के लगता है, राइट, ये थोड़ा ऊपर उठ के लगता है, बिल्कुल जीरो वाली रेखा पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये नहीं लगता है, थोड़ा ऊपर नीचे हटके लगता है कोरियोलिसिस बल। ठीक है, दिमाग में क्लियर कट आप माइंड में सेटअप कर लेना कि कोरियोलिसिस बल है वो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा यहाँ डोलड्रम पेटी होती है, राइट, डोलड्रम पेटी यहाँ तो शांत होता है। लेकिन जब पवन आप जानते हो कि घूमती है तो 90 डिग्री यहीं से घूमती है, तो जैसी घूमती है तो इसके आप इस प्रकार से घूमती तो यहाँ पर लगता है, और ये घूमती है तो यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 0 डिग्री पर ये कोरियोलिसिस बल नहीं लगता है, जबकि इसके आगे पीछे कोरियोलिसिस बल का प्रभाव मान लगता है। अब देखो कोरियोलिसिस बल लगता है, तो अब इसकी लगने से अब क्या क्या प्रभाव है, तो आप देखो थोड़ा इसको मैट देते हैं फिर बताते हैं। इसको समझ लो, पृथ्वी जो है वो किस दिशा से किधर घूमती है? वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, राइट। अब पश्चिम से जब वो पूर्व की ओर घूमती है, राइट, अब उस पर अब केंद्रीय बल तो लगेगा ही बाहर की ओर, अब केंद्रीय बल तो लगेगा ही बाहर की ओर, साथ ही साथ इस पे कौन सा बल और काम करता है केंद्र से? वो करता है आपका वो लगता है आपका कोरियोलिसिस बल। इसके अलग अलग नाम है, कहीं कोरियोलोसिस कहीं कोरियोलिसिस बल, अलग अलग नाम से है, बस आप समझ लो, वो अपना लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये जो बल है आप जानते हो कि जैसे ये पृथ्वी है, राइट, ये पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, ओके, पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी का आप जानते हो ये कौन है? भूमध्य रेखा है। तो आप जानते हो कि पवनें कैसी चलनी चाहिए थी? पवनें चलनी चाहिए थी इसे सीधी सीधी इस प्रकार से, लेकिन ये सीधी चलती हैं क्या? नहीं। ये सीधी चलती हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं चलती हैं? इसका रीजन यही है कि ये पवनों पर लगता है कोरियोलिसिस बल। अब वो कोरियोलिसिस बल क्यों लगता है उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी घूर्णन करती है, उस पर लगता है अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल लगता है तो पृथ्वी जब घूमती है तो ये इसका मान जो बीच का अक्ष है ये भी घूमता है, तो जब ये भी घूमता है, बीच का केंद्र घूमता है, तो फिर इस पर आप जानते हो ये पवनें जो है वो सीधी सीधी नहीं रहेंगी, ये भी तिरछी हो जाएंगी, क्योंकि अब इस पे कौन सा बल उत्पन्न हो गया केंद्र पर? ये हो गया कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल, अब ये कोरियोलिसिस बल है वो आप देखोगे यहाँ पे लगता है। तो आप एक चीज समझो, वो उत्तरी गोलार्ध में अलग लगता है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग लगता है। कैसे? आप जानते हो कि जैसे ये पृथ्वी है, राइट, तो पृथ्वी के ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो आप जानते हो कि ये उत्तरी गोलार्ध में ये लगता है दायां ओर, यानी कि दाईं साइड। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो यहाँ वाली जो पवनें हैं वो इस साइड जाएंगी, इधर वाली जो चीजें हैं वो इस साइड रहेंगी। देखो इधर ये आ जाएंगी, इधर ये आ जाएंगी, ठीक। तो आप जानते हो कि इधर साइड इस प्रकार से घूम रही, तो बल भी आप देखोगे ऐसा लग रहा है, राइट। अब बल लग रहा है तो आप जानते हो कि यहाँ वाला जो पवन है, सुनना, यहाँ की जो पवन है आप जानते हो कि ये पवन है इस प्रकार से, तो ये आप जानते हो इधर इधर लग रही है, तो ये पवन आप देखोगे
इस प्रकार से ऐसे, राइट, इस प्रकार से, और इस प्रकार से, देखना इस प्रकार से, इस प्रकार से ये घूम जाती हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध पर ये दायां ओरी लगता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बायां ओरी लगता है। देखना ये इस प्रकार से, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आया होगा, ये लगता है, और जब आप देखोगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री घूम जाता है। तो ये कोरियोलिसिस बल जो है, ये आप देखोगे भूमध्य रेखा पर बिल्कुल जीरो पे नहीं लगता है, इसके बाद आप देखोगे 90 डिग्री तिरछा घुमा देता है पवन को। कोरियोलिसिस बल जो है वो पवन को कैसा घुमाता है, 90 डिग्री। देखो इधर से आई और इधर से अब यहाँ पे आ गई, अब ये इधर आ गई, तो यहाँ पे ये जो कोण बन गया ना, ये वाला, ठीक, जैसे ये आई पवन यहाँ पे, मान लो ये इधर देखो, जैसे ये है मध्य रेखा, अब ये पवन आई यहाँ पे, तो यहाँ से इधर देखो, तो ये जो कोण बना है ना, ये वाला, ये कोण है, ये है 90 डिग्री का, राइट। तो पवन, ये कोरियोलिसिस जो बल है वो पवन को 90 डिग्री घुमा देता है, राइट, पवन को 90 डिग्री घुमा देता है, लेकिन ये अपने यहाँ अक्ष से घुमाता है, ये अच्छे से घुमाता है, लेकिन ये इस पे जीरो रहता है, लेकिन ये इसके आसपास लग जाता है, राइट, इसलिए इसे बोलते हैं कोरियोलिसिस बल। तो इधर साइड जो लगेगा, ये लगेगा बायां ओरी, इधर लगेगा बायां ओरी, और इधर साइड लगेगा वो दायां ओरी, क्योंकि इधर पवन इस प्रकार से जाती है और इधर से ही इधर आती है, तो इस प्रकार से आती है तिरछी होकर के। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पवनें जो होती हैं वो कोरियोलिसिस बल की वजह से सीधी ना चलकर वो थोड़ी तिरछी चलती हैं। कैसी चलती हैं, तिरछी। तो तिरछी आपको समझ में आ गया, वो कोरियोलिसिस बल की वजह से चलती हैं। और पवनें जो ऊपर वाली तेज चलती हैं वो अपकेंद्री बल की वजह से चलती हैं। लेकिन कोरियोलिसिस बल जो उत्पन्न होता है वो एक्चुअली पृथ्वी के घूर्णन से ही होता है, पृथ्वी घूर्णन से ही उत्पन्न होता है। ये चीजें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। चलो, तो ये दायां ओरी लगती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पे प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष वस्तुओं पर, अप्रत्यक्ष पे। तो प्रत्यक्ष क्या है, जैसे नदियां हैं, तो नदियां आप देखोगे, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, राइट। आप पृथ्वी पे आप देखोगे कि इधर वाली आप जानते हो कि कोई नदी आ रही है, राइट, इधर वाली, इधर कोई नदी आ रही है, इधर कोई नदी आ रही है, तो नदी के दायां ओरी ये काटती हैं। जैसे किधर भी नदी अगर चल रही है तो उसका दायां हिस्सा काटती हैं। जैसे अब देखो इधर पे, जैसे ये नदी है, जैसे ये नदी जा रही, राइट, अब ये नदी जा रही है, तो इसका दायां कौन है, ये वाला हिस्सा है, तो इसका दायां कौन है, इधर हिस्सा, तो ये इधर काटेगी, इस प्रकार से घूमेगी, राइट, इस प्रकार घूमेगी। अब ये नदी जैसे ये है, राइट, अब ये है, तो इसका दायां वाला हिस्सा कौन है, ये, तो इधर साइड ये मुड़ेगी। तो आप जान लो कि इस प्रकार से नदियां घूमती रहती हैं। तो ये दायां ओरी इसके लगता है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से इधर लग जाता है, इसके दायां ओरी लगता है। और इधर आप देखोगे नदियां जो है वो बायां ओरी काटती हैं, यानी कि बायां ओरी का मतलब कैसा है कि ये दायां ओरी थी, ये बायां ओरी है, तो आप जानो कि ये इस प्रकार से इधर साइड काटती हैं। जबकि इधर देखोगे इधर साइड होता है और इसका इधर होता है। जैसे पवन नदी इधर जा रही है तो इसका बायां हिस्सा ये आएगा, तो इधर काटेगी, इस साइड मुड़ती रहेगी वो, ओके, साइड, इस प्रकार से। अब जैसे वो पवन, जैसे नदियां इधर जा रही हैं तो इसका बायां इधर आ जाएगा, तो इधर काटेगी। तो हमेशा ये याद रखना, ये जो कोरियोलिसिस बल है वो नदियों की दिशा के जो होती है उसके दायां बायां ये काटता है, राइट। तो जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर वाले क्षेत्र पे कोरियोलिसिस नदियों के दायां ओरी लगता है, ठीक है। अब नदियों को जिस प्रकार से उसका दायां हिस्सा है उधर ही दायां ओरी कटती हैं, और इधर जिसका नदी का बायां हिस्सा है वो बायां ओरी काटती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कोरियोलिसिस बल का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। चलो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फेरल का नियम है। फेरल का नियम क्या कहता है इसमें, आप थोड़े उनके विषय में समझ लो कि कोरियोलिसिस से संबंधित जो कुछ विद्वान रहे हैं उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरी दी है। वो विषय में अगर समझ लोगे तो निश्चित ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, आप जानते हो, कि फेरल ने 1855 में क्या कहा, फेरल ने 1855 में, तो फेरल का नियम आता है, वो ये कहते हैं स्पष्ट कि पृथ्वी की घूर्णन गति और पवन की गति, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति और पवन की गति,
और पवन की गति। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यही कहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, राइट। तो इन्होंने इसके पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुसार इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवन जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन जाएगी वो अपनी दिशा से दायां ओरी मुड़ जाएगी, राइट। यानी कि ये जैसे पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी से जैसे ही भूमध्य रेखा को ये पवन पार करेगी, जैसे ही भूमध्य रेखा को ये पवन पार करेगी तो ये अपनी दिशा से, मान लो इधर से आई तो इसको ये सीधा जाना चाहिए था ना, ये सीधा नहीं जा रही, तो ये अपनी दिशा से कितना मुड़ जाएगी, दायां ओरी। देखो ये दायां हिस्सा है इसका, इधर साइड, ये दायां ओरी मुड़ेगी। इधर से आएगी, इधर से आएगी तो ये इसके अपना दायां ओरी, तो इसका ये दायां ओरी है, इसका ये दायां ओरी है, इधर ही दायां ओरी तो मुड़ रही है। तो आप एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में दायां ओरी है, दक्षिणी गोलार्ध में बायां ओरी मुड़ेगी। ये बात कौन कहते हैं, फेरल कहते हैं। फेरल ने स्पष्ट यही कहा है कि जो पवन की दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओरी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाहिने ओरी मुड़ती है। अब बाहिने ओरी देखो, इधर साइड ये है, इधर साइड मुड़ गई, इधर साइड ये है बायां, इसका इधर जाएगी तो इसका ये बायां है, तो ये इधर साइड जा रही तो इधर मुड़ रही है कि नहीं, देखो इधर साइड मुड़ रही। अब यहाँ पे लगता है बल, कोरियोलिसिस बल, तो वो फिर इधर मोड़ देता है ऐसे 90 डिग्री पे। तो कोरियोलिसिस बल जो है वो पवनों पे लगता है, वो घुमा देता है पवन को 90 डिग्री। तो इसी वजह से फेरल स्पष्ट कर देते हैं कि जो पवन है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओरी घूम जाती है और उत्तरी गोलार्ध में बाहिने ओरी घूम जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं, वो वाइस बेलेट का नियम आता है। ये फेरल का नियम था, वाइस बेलेट का नियम, इनको थोड़ा समझ लो। वाइस बेलेट का जो नियम है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में किधर भी, उत्तरी गोलार्ध में अगर आप खड़े हो तो उत्तरी गोलार्ध में पवन जैसे इधर से जा रही है, राइट, इधर से जा रही है, तो इसके आप पीठ पीछे खड़े हो जाओ, ठीक। इधर ये आपकी पीठ है, राइट, ये सर है, उधर साइड मुख है उसका, तो ये पीठ है, तो पीठ पीछे पवन की दिशा में खड़े हो जाओ। पवन की जैसे इधर से पवन जा रही है तो आप इसकी पीठ पीछे खड़े हो जाओ। तो आपकी जब पीठ से पवन टकराएगी, राइट, पीठ से पवन टकराएगी तो ये पवन की जो दिशा है वो इस साइड मुड़ जाएगी, क्योंकि इधर रहेगा लो प्रेशर और इधर रहेगा हाई प्रेशर। तो यही कहते हैं, वाइस बेलेट का नियम जो है वो ये कहते हैं कि अगर पवन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में अगर आप पीठ पीछे खड़े हो जाओ तो आपकी राइट वाला जो साइड है उस पर लो प्रेशर रहेगा और इसका हाई प्रेशर रहेगा बायां हाथ पे। तो मतलब वो एक ही हो गया ना, बात कहने की अलग है लेकिन जो थ्योरी निकल रही है, जो विचार निकल रहा है वो एक ही बात है, दोनों की सेम कंडीशन मिल रही है। लो प्रेशर इधर रहेगी तो पवन ऑटोमेटिक इधर मुड़ जाएगी, तो वही देखो इधर भी मुड़ रही है दायां, तो ये दायां साइड मुड़ रही, इधर हाई प्रेशर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब यही पीठ पीछे दक्षिण गोलार्ध में खड़े हो जाओ तो फिर इधर बन जाएगा इसका लो प्रेशर बायां हाथ पे और इधर बन जाएगा हाई प्रेशर दायां हाथ पर। ये दक्षिणी गोलार्ध में बनता है। फिर अभी ये किस में था, उत्तरी गोलार्ध में। तीसरा जो नियम आता है वो आता है साधारण ग्रही नियम। साधारण ग्रही नियम को थोड़ा समझो। साधारण ग्रही नियम क्या कहता है, ग्रहीय नियम वो ये कहता है, ये आप दिमाग में क्लियर कट कर लो, ये पवनों को डिसाइड कर रहा है ना, ये पवनों को जो डिसाइड कर रहे हैं ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये व्यापारिक पवनों के आधार पर डिसाइड किया गया है ये वाला। जबकि साधारण ग्रही नियम है ये पवनों के व्यापारिक पवन हैं, जो स्थायी पवन है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं है। ये साधारण ग्रही जो नियम है ये कहता है कि पवन की दिशा निश्चित नहीं है, राइट, पवन की दिशा निश्चित नहीं है। पवन आप देखोगे कि समय के अनुसार वो परिवर्तित होती रहती है। पवन जो है वो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। वो कैसे है थोड़ा समझ लो। अब इसको थोड़ा समझ लो साधारण ग्रही नियम को, इसको हम लेकिन बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो। अब अगर इसको समझ में आ जाएगा ना साधारण ग्रही नियम क्या है एक्चुअली में, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। वाइस बेलेट का नियम है, फेरल का नियम है, ये कोई ज़्यादा खास कठिन नहीं है, ये भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसको भी थोड़ा अगर समझोगे तो अच्छा लगेगा। देखो क्या है, साधारण ग्रही नियम है वो क्या कहता है कि पवन की दिशा है कोई निश्चित नहीं होती है। इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन एक चीज़ आप समझो कि आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी ये है, राइट, पृथ्वी पर आप जानते हो कि कहीं पर पठार है, कहीं पर जल है, कहीं पर उचास है, कहीं नीचे है। तो पवनें जो होती हैं
पठार पे भी चलती हैं तो ऊपर भी उठ जाती हैं, कभी महासागरों से भी चलती हैं तो कहीं से वो जल धारण कर लेती हैं, राइट, वो भारी हो जाती हैं तो बरसती हैं, तो उनकी दिशा में हमेशा परिवर्तन रहता है, दिशा में परिवर्तन रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि इधर साइड आप देखोगे तो स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, इधर जलीय क्षेत्र है, यहाँ स्थल कम है, इधर स्थल ज़्यादा है, तो यहाँ पर पर्वत पठार सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इधर कम मिलेंगे। तो ये जो पवनें हैं तो वो आप जानते हो कि पठारों से भी टकराती हैं, पहाड़ों से भी टकराती हैं, तो इनकी दिशा जो है वो परिवर्तनशील रहती है, निश्चित वो चलती आती इधर ही है, आती इधर ही है, लेकिन वो जिगजैग तरीके से चलती हैं, समझ रहे हो, मतलब ऐसे, कभी ऐसे, 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 ये चलती रहती हैं। तो यही बात है साधारण ग्रही नियम, वो चलती क्यों है ऐसे, इसका रीजन बस कुछ नहीं है, जल और स्थल में आप देखोगे परिवर्तन है, जल और स्थल में आप देखोगे उचास निचास है, इसकी वजह से इनकी पवन की दिशा है उसमें भी आप देखोगे बदलती है, क्योंकि इनके सामने गतिरोध देखने को मिलता है, अवरोध देखने को मिलता है, क्योंकि अवरोध क्या है, वो अवरोध जो है वो है पर्वत पठार, ठीक है, तो इनकी वजह से जो पवन की दिशा है वो एक समान दिशा से नहीं चलती हैं, समान दिशा से नहीं चलती। अगर आप पर्वत पठार को हटा दो या स्थल स्थल रख दो, आप अगर यहाँ स्थल स्थल बना दो तो ये साधारण ग्रही नियम है, यहाँ पे फिर काम नहीं करेगा, राइट। अगर आप जल जल कर दो, जल जल कर दो पूरा, तो ये साधारण ग्रही नियम नहीं करेगा काम। ये इनका मतलब यही है कि ये तो ये कहते हैं कि पवन की दिशा निश्चित नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती रहती हैं, चलने का रीजन बस यही है कि कहीं जल है, कहीं स्थल है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, इनकी वजह से साधारण ग्रही नियम जो है वो इस वजह से लागू होता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सपाट कर दोगे ना तो पवन कहीं नहीं टकराएगी, फिर सीधी सीधी उसी हिसाब से चलेगी जैसे चलती हैं, जो हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए हैं ये वाला, ठीक है। तो फिर ये साधारण ग्रही नियम नहीं लगेगा, साधारण ग्रही नियम केवल उच्च नीच जो भी उचास निचास है, उच्चावच जो क्षेत्र होते हैं, उच्चावच जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये साधारण ग्रही नियम लगता है। वो पवन की दिशा को डिसाइड नहीं करता है, वो यही बताता है कि पवन की दिशा है वो निश्चित नहीं होती है, वो परिवर्तनशील रहती है। वो परिवर्तनशील क्यों रहती है वो हमने आपको बता दिए है। अभी हम बताएंगे परिवर्तनशील जो साधारण ग्रही नियम है वो लागू कहाँ होता है, जब आप देखोगे शिफ्टिंग होती है, जब शिफ्टिंग होती है किसकी, पवनों की, तो पवनों की जब शिफ्टिंग होती है तो उस स्थिति में आप देखोगे कि सूरज के आधार पर ये शिफ्टिंग देखने को मिलती है ITCZ की, तब ये दिशा देखने को मिलेगी परिवर्तनशील, ओके। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो, ITCZ को और थोड़ा अगर समझ लेते हैं तो निश्चित ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं, लेक्चर लंबा तो नहीं हुआ, एक घंटे 7 का हो गया है। देखो क्या होता है, अब हम थोड़ा डीपली चलते हैं, राइट। अभी तो नॉर्मल चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, अब हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं इसके। हाँ, थोड़ा टफ है, अगर आप एक दो बार इसे पढ़ोगे ना तो फिर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार में हो सकता है ना समझ में आए, लगा जब 2 या 3 बार पढ़ोगे तब समझ में आता है। मैंने भी कई बार इस पर अध्ययन किया है, तब कहीं इसे हम क्लियर कट समझा पा रहे हैं, राइट। और नॉलेज को जब तक पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं समझोगे तब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए कोई भी जानकारी लो, संपूर्ण जानकारी लो तो बेहतर रहता है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। चलिए, अब बात ये आती है कि ये तो पवनों की दिशा थी, सब कुछ मैंने आपको डिसाइड किया, सब कुछ जो भी विद्वान थे उन्होंने जिस आधार पर पवन को बताया उसके विषय में भी मैंने समझा दिया। अब बात ये आती है कि जैसे आप जानते हो, जैसे आप जानते हो कि ये हमारी जैसे पृथ्वी है, राइट, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे आपको ऑलरेडी मैंने बताया कितनी पेटियां हैं, वो पेटियां हैं आपकी 7। जैसे ये डोलड्रम पेटी है, ये कितनी है, डोलड्रम पेटी है, ये कितनी रहती है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में। इसके बाद ये पेटी कौन सी आती है, ये आपकी आती है हाई दाब, उच्च दाब की पेटी, ये आती है आपकी निम्न दाब की, और ये आपकी आती है हाई दाब की। तो ये ऊपर 3 नीचे 3 बीच की एक 7, ठीक, तो 7 पेटी होती हैं हमारी पृथ्वी पर। ये पूरा वायु दाब को डिसाइड करती हैं, पवनों की दिशा को डिसाइड कर देती हैं।
चलो, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये हमने आपको क्लियर किया है ना। अब इसको थोड़ा और समझ लो। जैसे कि आप जानते हो चक्रवात को हम बाद में समझाएंगे, थोड़ा यहाँ एक चीज़ समझ लो। जैसे जब पवनें जो होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ये स्थायी पवनें हैं, राइट, ये इस दिशा में चलती हैं, ये इस दिशा में चलती हैं, और ये इस दिशा में चलती हैं, राइट। अब बात ये आती है कि ये पवनें आपस में टकराती नहीं। ना टकराने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें कोरियोलिसिस बल लगता है, तो यहाँ पर जो होती है पवनें गर्म हो जाती हैं, तो वो ऊपर उठी चली जाती हैं। तो ये डोल ड्रम पेटी है, शांत पेटी बोलते हैं इसे, और ये 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो आपको बताए थे, ये हाई दाब की पेटी है। तो जब ये पवन ऊपर उठती है, राइट, अब पवन ऊपर उठी तो फिर वो ये क्षेत्र ऐसा देखती है जहाँ पर वो बैठ सके, तो फिर यहाँ पर वो बैठती हैं। यहाँ पे उनको दिखता है कि यहाँ पर जो प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश है कम है, तो वो यहाँ पर बैठने लगती हैं। तो जैसे ही बैठती हैं तो यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर। और जब आप देखोगे पुनः इधर से भी आती हैं, तो यहाँ पे उठेंगी, यहाँ पे उठ के कुछ यहाँ भी बैठती हैं और कुछ यहाँ से यहाँ भी बैठती हैं, तो फिर ये चलती रहती हैं। ये ध्रुवीय पवनें होती हैं। और इधर से जो चलती हैं, इधर साइड ये पछुआ पवनें हैं, राइट। अब इधर की इधर भी चलती हैं, जो यहाँ से उठ के यहाँ बैठती हैं वो इधर चलती हैं, जो यहाँ से उठ के यहाँ बैठती हैं वो इधर चलती हैं, ये पछुआ पवनें भी कहलाती हैं। तो इनकी दिशा आप जानते हो, ये तिरछी होती है, राइट। अब तिरछी होती है। अब यहाँ एक चीज़ समझो कि यहाँ चक्रवात क्यों नहीं बनते। आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं। भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं, तो थोड़ा समझ लो क्यों नहीं बनते हैं। चक्रवात तो हम अलग से ही समझाएंगे, केवल थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो, चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हो जैसे ये पवन यहाँ आती है, तो यहाँ पे आई, इधर से आई, तो ये आपस में आमने सामने नहीं टकराती हैं। आमने सामने नहीं टकराती हैं। क्यों नहीं टकराती हैं? इसका रीजन यही है, कि यहाँ पर जो है कोरियोलिसिस जो बल है वो काम करता है। तो इसकी वजह से ये पवनें हैं अपने 90 डिग्री घूमती रहती हैं। तो जैसे ये आपस में टकराती हैं, सुनना, ये आपस में जैसे यहाँ टकराती हैं तो ये पवन है ऊपर उठ जाती है, ये पवन है ऊपर उठ जाती है, समझ रहे हो, ये पवन जो है ऊपर उठ जाती है। तो इसलिए आप जानते हो कि यहाँ पर ये आमने सामने नहीं टकराती हैं, राइट। ये आमने सामने नहीं टकराती, कभी आमने सामने नहीं टकराती हैं, ये तिरछी टकराती हैं। तो इसलिए तिरछी टकराती हैं, तो इसलिए यहाँ चक्रवात कभी नहीं आते हैं। तो आप एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लो कि भूमध्य रेखा पर चक्रवात कभी नहीं आते हैं। भूमध्य रेखा पर चक्रवात कभी नहीं आते हैं, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे वो तिरछी टकराती हैं, इसलिए चक्रवात नहीं आते हैं। जबकि आप इधर देखोगे, इधर जो पवनें होती हैं, इधर की पवनें आई, इधर भी आई, तो इधर से जो पवन जा रही, ये इधर से पवन आ रही है, तो ये जो पवन इधर से आ रही, ये आमने सामने टकरा जाती हैं, ये आमने सामने टकरा जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या बनता है, चक्रवात बनता है। यहाँ पे जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आपने देखे हो वो यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, तो ये पवन जो है आमने सामने आएगी, आमने सामने आएगी, और ये आपस में यहाँ टकरा जाती हैं, ठीक, आमने सामने टकरा जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कोरियोलिसिस बल जो होता है वो लगता जरूर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वो जो पवनें हैं वे इस प्रकार से जाती हैं, तो इधर से भी पवनें हैं पृथ्वी घूर्णन की वजह से इस साइड से आती हैं, तो ये आमने सामने यहाँ टकरा जाती हैं। तो आमने सामने ऊपर जो देखोगे ध्रुवीय क्षेत्रों में, वहाँ पे पवनें आमने सामने टकराती हैं, लेकिन वो आमने सामने पवनें जो टकराती हैं वो समान दाब की नहीं होती हैं, समझ रहे हो, वो समान दाब की नहीं होती हैं। कारण क्या, ये थोड़ी हल्की होती है, क्योंकि ये यहाँ से गर्म क्षेत्र से जा रही है, जबकि ये पवन जो है ऊपर से आ रही है, उच्च दाब की है, तो ये जब टकराती है तो ये गर्म पवन फिर ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पर आपको चक्रवात देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये आमने सामने टकराती हैं, लेकिन ऊपर वाली पवन है ये ऊपर उठ जाती है। कैसी है? ऊपर उठ जाती है, लेकिन ये टकराती आमने सामने है। तो आमने सामने जब पवनें टकराएं, आमने सामने जब पवनें टकराती हैं तो वहाँ पर चक्रवात बनता है, राइट, चक्रवात बनता है। लेकिन एक दिमाग में क्लियर कट कर लो कि आमने सामने टकराती जरूर हैं, लेकिन आप जानते हो यहाँ पर वाताग्र बनता है। वाताग्र क्या होता है? आप जानते हो कि जब कोई पवन है, जब दो पवनें आमने सामने टकराती हैं, वो असमान ताप की होती हैं, असमान तापमान की, यानी कि किसी का तापमान इसका ज़्यादा है, इसका कम है। जब ये आमने सामने यहाँ टकराती हैं तो यहाँ पर वाताग्र बन जाता है। लेकिन यहाँ वाताग्र कभी नहीं बनता है, यहाँ पे वाताग्र भूमध्य रेखा पे कभी नहीं बनता है। हाँ, लेकिन जब ITCZ जो होता है, इंटर जो ट्रॉपिकल जो जॉन कन्वेंशन होता है, उसकी वजह से आप जानते हो शिफ्टिंग होती है, तब चक्रवात बनते हैं। लेकिन वो भूमध्य रेखा चक्रवात नहीं बनते हैं,
वो 0 से 10 डिग्री आप जाओगे नॉर्थ साउथ में, वहाँ बन जाते हैं, लेकिन चक्रवात कभी भूमध्य रेखा पे नहीं बनते। तो बातागर क्या है आपको समझ में आ गया कि दो पवने हैं, इधर से आ रही इधर से आ रही, दो पवने हैं वो समान मतलब समान वायु दाब की, समझो थोड़ा वायु दाब में इसमें बेसिक अंतर होता है, समान वायु दाब की कह सकते हो, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि दो जो पवने हैं, ठीक, जब दो पवने जब वो आमने सामने टकराती हैं तो इनका जो वायु दाब है, तो हल्की पवन है ऊपर उठ जाती है, भारी पवन है नीचे रहती है, तो वहां पर बाताग्र बन जाता है। समझ रहे हो क्या बन जाता है? बाताग्र बन जाता है, ऐसे कह सकते हो। यानी कि दो आसमान पवने, दो आमने सामने टकराने वाली आसमान पवने, जो एक गर्म है एक हल्की, एक ठंडी है, आमने सामने टकराती है तो हल्की पवन ऊपर उठ जाती है, नीचे ठंडी नीचे रहती है, तो ऊपर बन जाता है इसका बाताग्र। ठीक, क्योंकि आमने सामने टकरा रही तो गोल 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 घूमने लगती हैं, तो ये बाताग्र बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे चक्रवात देखने को मिल जाते हैं, वो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। यही कंडीशन यहाँ भी बनती है, यही कंडीशन यहाँ भी बनती है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ से पवन किससे आ रही है? इधर से आ रही, ये आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, और ये जा रही है इधर से जा रही है, राइट, ये इधर से जा रही है, तो यहाँ पर आपको आमने सामने ही टकराती हैं। तो यहाँ पर आमने, तो ये थोड़ी गर्म होती है, थोड़ी गर्म होती है, ये ठंडी होती है, तो ये ठंडी नीचे घुस जाती है, जो ऊपर वाली गर्म है ऊपर आती है, तो यहाँ पे बन जाता है बाताग, क्योंकि ये थोड़ी हल्की है ये थोड़ी भारी है, लेकिन असमान तापमान की होती हैं। यहाँ तापमान यही, ये ठंडी होती है, ये थोड़ा तापमान ज़्यादा होता है इसका, ये गर्म है तो ऊपर उठ जाती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बाताग्र जो बनते हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पर? वो मिलेंगे आपके शीतोष्ण कटिबंध में या उधरी क्षेत्र में मिलेंगे। 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री ये क्षेत्र होता है, 65 से 66 डिग्री पर ये बाताग्र बनते हैं, समझ रहे? 66.5 पे ये बाताग्र बन जाते हैं। चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बाताग्र यहाँ पे नहीं है, शायद आप देखोगे यहाँ पे बनते हैं, ठीक, ये इधर आएगी तो ये सामने टकराती हैं, यहाँ पे बाताग्र बन जाते हैं, यहाँ नहीं बनते, यहाँ पे बनते हैं, ये वाला क्षेत्र। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसकी शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग जो है वो अब हम कल पढ़ेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ITCZ को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो पवने हैं, स्थायी पवने क्या होती हैं, अस्थायी पवने क्या होती हैं, स्थानीय पवने क्या होती हैं, इसके विषय में भी हम डिटेल से समझेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हुआ लेक्चर। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए। चलो।